उन्हें बचा के महिला को बचा के थोड़ी जगह बना दो उसके लिए। आज मैं जितेंद्र कुमार उर्फ नंदू चौधरी जी जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके सहयोगी साथी और परिवार के लोगों से मैं मिलने आया हूँ। परिवार का सदस्य अगर चला जाता है तो न केवल परिवार टूट जाता है बल्कि परिवार और सहयोगियों के लिए बहुत दुख की घड़ी होती है। आज मुझे मौका मिला उनके परिवार से मिलने के लिए, इसलिए मैं शामिल होने आया हूँ। बस्ती की जनता का मैं धन्यवाद पहले भी दे चुका हूँ, फिर देता हूँ कि जहाँ कठिन परिस्थितियों में सबने मिलकर के समाजवादी पार्टी को अच्छे मतदान दे करके अच्छा परिणाम दिया, और भविष्य में भी जो किसानों के सवाल हैं, नौजवानों के, महंगाई के, बेरोजगारी के, और जिस तरीके से सरकार को महंगाई को रोकना चाहिए था लेकिन उनके गलत फैसलों से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इन तमाम सवालों का आने वाले लोकसभा में भी जवाब जनता देगी। सर, जिस तरीके से दंगा हो रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी नूपुर जो शर्मा है उनको बचाने के लिए सिर्फ एक दिखावा कर रही है। हम सब जितने लोग खड़े हैं, कोई भी जो सच्चा हिंदू होगा वो कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। एक सच्चा हिंदू कभी भी किसी के भगवान या किसी के पूजने वाले या पैगंबर के खिलाफ नहीं बोल सकता, और न हमारी संस्कृति इसकी आज़ादी देती है कि हम किसी को अपमानित करें, हम किसी के धर्म के खिलाफ बोलें। न हमारा संविधान इस बात को कहता है कि हम किसी के धर्म के खिलाफ बोलें, न हमारा कानून। तो जब हमारा धर्म नहीं कहता, हमारा संविधान नहीं कहता, हमारे कानून नहीं कहता, तो आखिरकार बीजेपी अपने प्रवक्ता के साथ क्यों खड़ी है? और बीजेपी जो ये कहती है कि हम संविधान के साथ हैं, कानून के साथ हैं, तो कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे अपने प्रवक्ता पर? और बीजेपी को ये संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे लोग जो किसी को अपमानित करते हैं, किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें आजीवन पार्टी से निकाल के बाहर कर देंगे। और ये भी संकल्प ले बीजेपी कि ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी बीजेपी। बाबा का बुलडोजर को लेकर अगर कहा जाए तो बाबा का बुलडोजर सिर्फ किन लोगों को पहचान करके उनको चिन्हित करके ही चलाया जा रहा है। ये जो संस्कृति है कि हम कानून नहीं मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे, हम नियम नहीं मानेंगे, ये हमारे समाज और देश को कहाँ ले जाएगा? इलाहाबाद की जो घटना है, अगर उस परिवार के लोग बिजली का बिल देते थे, हाउस टैक्स देते थे, पानी का बिल देते थे, तो आखिरकार वो गैर कानूनी क्या है? और अगर किसी ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत अगर घर कहीं गलत भी बनाया है तो सरकार की योजना है कंपाउंडिंग की। आज सरकार उससे पैसा ले, उसका नक्शा पास करे। आखिरकार कंपाउंडिंग नियम क्यों बनाया? इसीलिए बनाया है कि अगर कहीं किसी से ज़्यादा बन जाए घर तो उसका पैसा दे करके अपना नक्शा ठीक करा लें। ये भारतीय जनता पार्टी दल देख करके, धर्म देख करके और जाति देख करके काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लगातार पूछ रहे हैं, क्या माना जाए सत्ता के उसमें सरकारी मसले का दुरुपयोग? जितने भी हम राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे 10वीं की परीक्षा है, 12वीं की परीक्षा है, ईडी भी एक परीक्षा है। और ये मान लीजिए आप, ये जो परीक्षा है ये डेमोक्रेसी की परीक्षा है। डेमोक्रेसी में सोचिए ये परीक्षा हो रही है, और इस तरह सरकारें हमेशा करती आई हैं। जो सरकार ताकतवर है, आज उत्तर प्रदेश में देख लो, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम मिल जाएं, आपके घर को गिरा देंगे। आज किसी की भी ज़मीन किसी के नाम पे चढ़ा देंगे। आप एक एसओ से संबंध अच्छे हो, आप पे कुछ मामला अच्छा हो, मिठाई ठीक दे दें, आप किसी पे मुकदमा लिखवा दीजिए। ये ईडी की परंपरा, जिस तरीके से पॉलिटिकल लोगों को हरेस किया जा रहा है, ये संस्कृति बंद होनी चाहिए। अगर कभी कांग्रेस ने की है तो बीजेपी को उसका उदाहरण नहीं बनाना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार में कोई गलतियां हुई हैं तो बीजेपी को उसका उदाहरण नहीं बनना चाहिए।
और ऐसे तो ईडी किसी की भी जांच हो जाएगी, जिसको डराना है। सर नैतिकता की पार्टी है, नैतिकता वाली पार्टी है सर, बीजेपी बताती है। इनको एक नैतिकता के लिए सलाहकार अपॉइंट कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनके नेताओं की भाषा है, इन्हें बहुत जल्दी एक भाषा अच्छी करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मुस्तैद है, इसमें क्या कहेंगे? लॉ अलग फेंक दिया है, ऑर्डर कहीं और चल रहा है। आप बताइए, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही यूपी में, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके पास अन्याय हो रहा है, जो महिलाएं हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर केवल दिखावा है अपने लोगों को खुश करने के लिए। और बीजेपी ये जितना भी घटनाक्रम कर रही है, क्योंकि महंगाई का जवाब नहीं इनके पास। क्या लगता है उत्तर प्रदेश महंगाई का जवाब नहीं, बेरोजगारी का जवाब नहीं, इसलिए आपको हमको उलझा के रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या प्रधानमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं या बीजेपी वाले? इनको अपना ही संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए, बीजेपी को अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने कितना वादा किया था नौकरी का। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 100 दिन में न जाने कितनी नौकरी दे देंगे, वो आप क्यों भूल जाते हो? आप उत्तर प्रदेश का संकल्प पत्र उठाइए, 70 लाख नौकरी देने की बात की, दूसरी सरकार बन गई, कहाँ 70 लाख नौकरियां हैं? तो जो सरकार सरकारी कंपनियां बेच रही हो, LIC बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिकने जा रही है या नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनसे कैसे आप भरोसा कर लोगे कि नौकरी दे देंगे? जो कभी समाजवादी सरकार में नौकरियां निकली थी वो आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं। तो सोचिए 5 साल जो हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे हों, नौकरियां नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि लाखों नौकरियां दे देंगे ये लोग? जातिवाद का मामला चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जातिवादी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जात के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हमारे महिला पत्रकार ने सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे दूं, सबसे ज़्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। आप वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट देख लीजिए, नौकरियां जो मिल रही हैं वो देख लीजिए आप, जहां कहीं भी जो बड़े स्थान पे बैठे हैं वो देख लीजिए कौन लोग हैं। इसलिए सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। चलिए धन्यवाद। मोहम्मद याकूब समाजवादी पार्टी का बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता और नेता है। इसके जुनून में समाजवादी पार्टी है और इसने लगातार समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत करें, न केवल उत्तर प्रदेश में और जगह भी समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाया। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सभी में शामिल हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उसे कैंसर की वजह से आराम करना पड़ रहा है और कैंसर गंभीर बीमारी है। कैंसर से लड़ते हुए भी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है, ये खुशी की बात है। और मुझे याद है कि चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले और आज तक ये वो कार्यकर्ता है जो समाजवादी पार्टी के लिए अपने हिसाब से लड़ रहा है और जब मुझे मैसेज करता है तो वो पार्टी के प्रति जो समर्पण है उसी को लेकर के प्रचार कर रहा है। इधर उसने कहा कि मेरी बीमारी हो सकता है बढ़ जाए, मुझे दोबारा इलाज के लिए जाना पड़ेगा, उससे पहले आपसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि दोबारा इसको इलाज के लिए जाना है। इसलिए मैं इनसे मिलने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि कैंसर जैसी बीमारी से ये लड़ेगा और एक दिन कैंसर इनका ठीक भी होगा। आर्थिक तंगी से लगातार जूझ रहे, किस तरह की पार्टी आर्थिक मदद कर रही है? पार्टी ने पहले भी मदद की और अभी भी मदद कर रहे हैं और अगर आगे भी मदद करनी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। इधर कैंसर की बीमारी बहुत फैल रही है और बड़े बड़े लोगों को भी कैंसर हुआ है। बड़े लोगों का कैंसर अभी ठीक नहीं हो पाया है, लेकिन इधर
अखबारों के माध्यम से या इलाज के माध्यम से जानकारी मिली है कि दुनिया में इसकी खोज हुई है कि कुछ कैंसर पूरे तरीके से इलाज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े निकालोगे आप उत्तर प्रदेश के और खासकर गोरखपुर के आसपास के और उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में, तो सबसे ज़्यादा आप पाएंगे कि कैंसर से लोग बीमार हो रहे हैं। नंबर 1 कैंसर है, उसके बाद हार्ट डिजीज़ है, किडनी है या डायबिटीज़ है। हालांकि मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और मुझे याद है कि समाजवादी सरकार और उस समय कांग्रेस की सरकार थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेज बने, वो शुरुआत हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस बीमारी का और गरीब को समय पर इलाज मिले। आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है और सही तरीके का इलाज नहीं, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज बहुत महंगा है, लोगों को बम्बई जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट बना था और वो इसलिए बना था कि आपके उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर इलाज के लिए न जाना पड़े, इलाज उनका यहीं पर हो जाए। लगातार यूपी के घटनाक्रम की बात की जाए, हमला बोल रहे हैं, क्या लगता है कि बुलडोजर वाला कानून है या कानून पर बुलडोजर? देखिए, ये बुलडोजर कोई कानून का हिस्सा नहीं है। ये बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी डराने के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि दल देख करके डरा रही है, दल देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके। लेकिन हमें अपने संविधान पर और कानून पर भरोसा है। एक दिन इसी प्रदेश का कानून, देश का कानून इनका बुलडोजर गैराज में खड़ा कर देगा। संविधान को कमजोर कर रहा है और इस देश का संविधान और कानून हम सब मानने वाले लोग हैं। हमें जो संविधान रास्ता दिखाएगा हम उस रास्ते पर चलेंगे। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि सच्चा हिंदू कभी भी किसी धर्म को अपमानित नहीं कर सकता। एक सच्चा हिंदू कभी भी किसी धर्म को अपमानित नहीं कर सकता है। न हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है, न हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है। और हम तो बीजेपी को यही सलाह देंगे कि ऐसे प्रवक्ता, ऐसे नेता, भारतीय जनता पार्टी आजीवन उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दे और संकल्प ले कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें जेल के अंदर भेजेंगे। प्रयागराज में या कानपुर में जो कश्मीर के पैटर्न पे पत्थरबाजी हुई है, उन पे देखिए, ये पुलिस पत्थरबाजी करती है। इस गलती में मत रहिए आप। अगर किसी ने की है तो सीसीटीवी है, कार्रवाई होगी। लेकिन कई बार हमने देखा है कि पुलिस ही आगे आती है और पुलिस पहले पत्थरबाजी करती है, जिससे आंदोलन खराब हो जाए। समाजवादी पार्टी या बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन धरना करते हैं। ये हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है। देखिए, दर्द किसी को नहीं हो रहा, न दर्द किसी को है। दर्द उनको इसलिए है कि इस प्रदेश में उनको स्टूल के बाद जाने कौन सा विभाग दे दिया गया। और बीजेपी ये न भूले कि उन्होंने अपने 22 मंत्रियों को हटाया है। जो 22 मंत्री हैं उनको कितना दर्द है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बहस से हटिए मत। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। पहले तो बिजली आ नहीं रही और अगर आ रही तो बिल कितना देना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल आप पता करिए, अगर डीजल कितना खर्च करना पड़ रहा है, चाहे अस्पताल में पता कर लीजिए, चाहे नर्सिंग होम में पता कर लीजिए। और जो पढ़ाई करने के बाद नौजवान पढ़ लिख करके आ रहा है उसे नौकरी रोजगार नहीं। अब कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। ये बताइए 20 करोड़ बेरोजगार कर दिए जिन्होंने। पिछले 2014 से लेकर के अभी तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार नहीं है। तो आपने पहले तो बेरोजगार बना दिया। LIC आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट आप बेच रहे हो, सरकारी कंपनियां आप बेच रहे हो। जब सरकारी सब बिक जाएगी तो तुम आउटसोर्स पे कर दोगे। मुझे तो ये पता है कि अस्पताल भी आउटसोर्स पे चल रहा है। तो जब सरकारी चीज़ें आप बेच दोगे जहाँ से सरकार की आमदनी होती थी,
तो आउटसोर्स पे तो कर ही दोगे आप। सर, प्रतिपक्ष नेता होने के नाते यूपी का जो मौजूदा मामला चल रहा है, इसमें कितने मामले आपने सदन में उठाए हैं? सदन में लगातार ये सोचना चाहिए कि सरकार सदन चलाने से क्यों भाग रही है। सदन सरकार इसलिए नहीं चला रही है क्योंकि विपक्ष के लोग जनता के सवाल पूछेंगे और सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है, इसलिए सरकार सदन नहीं चला रही। सर, हायर एजुकेशन के लिए छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, क्या आने वाले सत्र में सदन में मुद्दा उठाया जाएगा? ओबीसी को ये मान लेना चाहिए सरकार उनकी नहीं है, और इसलिए ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक गवर्नर थे यहाँ पर, तो वो गिन के बताते थे कि कौन जाति के कहाँ बैठे लोग हैं, याद कीजिए। अब इस सरकार में वो गिनने वाला ही नहीं है और लग ये रहा है कि कोई ऐसा है ही नहीं संस्था जहाँ गिनी जा सके। अखिलेश जी एक सांसद है बस्ती के और राष्ट्रीय मंत्री है, वो कहते हैं कि अखिलेश को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, बीजेपी ने बेरोजगार कर दिया। राजनीति में बार बोलते हैं कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। लगातार बोल रहे हैं, आज आप उन पे देखिए जो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बीजेपी जो है हमारा आपका ध्यान हटाना चाहती है। हमारा आपका इस बार बच गए चुनाव में, ये बच गए इस बार उत्तर प्रदेश में। अगर इन्होंने बेईमानी न की होती तो आज सत्ता में नहीं बैठे होते ये लोग। हमारे समाजवादी लोगों को हरा दिया बिजनौर में, किसी को 300 वोट से, किसी को 30 वोट से, किसी को 1200 वोट से, जौनपुर में हार गए कम वोट से। तो बीजेपी ने जितना कुछ कर सकते थे वोट काटने का, इस गांव में पता कर लो सबसे ज्यादा वोट काटे गए होंगे। इन्होंने वोट बनवाए, इनका वोट बन गया। जब ये वोट डालने गए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सूची में नाम ही नहीं था इनका, तो इन्होंने रणनीति के तहत हमारे नाम भी काटे और वोट भी नहीं डालने दिया। राहुल गांधी भी क्या कहेंगे, उनसे 2 दिन से पूछताछ हो रही है। देखिए, क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस पार्टी के नेता के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन डेमोक्रेसी में ये परीक्षा है, ये लगातार परीक्षा होती रहती हैं। जो सरकार होती है वो इन एजेंसियों का इस्तेमाल गलत करती है, चाहे वो सीबीआई देख लीजिए आप, और चाहे ईडी की संस्था है। और ये परीक्षा है लोकतंत्र में। ईडी का तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फुल फॉर्म हो सकता है, लेकिन अगर हम ये देखें तो ये एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी है कि आपको इस परीक्षा से भी गुजरना है, आप पे आरोप लगेंगे। और जिस तरीके का भेदभाव काम सरकार में हो रहा, ये बताइए, जिन्होंने कहा काला धन वापस आ जाएगा, उनकी सरकार में विदेश भाग गए लोग, ईडी क्या ढूंढने जाएगी उनको? जो लोग भारत का पैसा लेके भाग गए, बताओ ईडी कितने को ढूंढने गई वहाँ विदेश में? अबे झूठा फंसाना हो, अरे ये तो ईडी डिपार्टमेंट है, यहाँ तो एसओ साहब को कुछ दे दो मदद, वो तुम्हें फंसा देंगे झूठा। ईडी तो बहुत बड़ी बात है, ईडी तो बहुत बड़ी बात है। ईडी, ये मैंने ये कहा कि ये परीक्षा है और भेदभाव का काम हो रहा है, भेदभाव का काम हो रहा है। और जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं, और खासकर विपक्षी दलों। याद कीजिए, जब बंगाल में चुनाव था तो बताओ ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई थी कि नहीं थी? तमिलनाडु में जब चुनाव था तो बताइए स्टालिन के खिलाफ थी सीबीआई कि नहीं थी? ये दिल्ली की संस्थाओं से विपक्षी नेताओं को डराते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है, जनता पर भरोसा है, एक दिन इनको जनता सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को।